हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। सो दिस इज आवर सेकंड बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर 7 मनी एंड बैंकिंग। मैंने आपको करवा दिया था। तो बैंकिंग के बाद जो हमारे 3 टॉपिक्स हैं, 3 चैप्टर्स जो हैं, वो सभी इन्हीं से इंटररिलेटेड हैं। सो आज हम इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स कि एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड के शेड्यूल बनाए जाते हैं, कैसे उसका कर्व बनता है, सेम वही शेड्यूल और कर्व सप्लाई में कैसे चेंज होता है, और क्या इफेक्ट है इनकम का आपके डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर। तो इस तरह के जो रिलेटेड कंसेप्ट हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे। सो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे दैट इज कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। Concept of aggregate demand. Second is components of aggregate demand. Components of aggregate demand. Third is concept of aggregate supply. इन 3 टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड के साथ। सबसे पहली चीज है एडी का मीनिंग क्या होता है, या फिर एग्रीगेट डिमांड हम किसे कहते हैं। क्या इस केस में हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की, कंज्यूमर की या बायर की बात कर रहे हैं। सो इट मींस जब आप इंडिविजुअली बात कर रहे हो तो हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर या बायर की डिमांड होती है मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के लिए। बट इस केस में हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। सो एग्रीगेट डिमांड मीन्स द डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स इन द मार्केट। किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए सभी बायर्स मिलके कितनी डिमांड करते हैं, दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन है या इसका कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जब आप किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट जाती हूँ, मैं कितनी चीजें किस किस क्वांटिटी में परचेज करती हूँ, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि वो सिर्फ मेरी डिमांड है। बट वही पर्टिकुलर गुड सभी लोग मिलके डिफरेंट एरियाज में कितना परचेज करते हैं, जब हम उन सभी डिमांड्स का सम कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो जब आप इंडिविजुअली बात करोगे तो कंसेप्ट किसका बन जाएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हर चीज की स्टडी स्मॉल लेवल पे करते हैं या इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। बट जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो ये कंसेप्ट हमारा रिलेट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि एग्रीगेट मींस ऑन द होल। जब आप पूरे लेवल पे, या हम कह सकते हैं नेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, जब हम किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं तो वो आपकी मैक्रो का पार्ट होती है, क्योंकि मैक्रो मींस बिग, लार्ज, जिसमें हम ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में डिस्कशंस करते हैं। सो इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड हमारा किसका कंसेप्ट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि एडी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है उसके लिए हम लेके चलते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है दैट एडी डज नॉट रेफर टू, एडी does not refer to the demand for any particular good in the markets. It means AD किसी भी पर्टिकुलर गुड की डिमांड का डिस्कशन नहीं है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर गुड, या हम सर्विस भी ले सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर गुड या सर्विस की बात कर रहे हो और एक पर्टिकुलर गुड के बारे में, एक सिंगल गुड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो आपकी एडी नहीं होगी। सो एडी डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड इन द मार्केट्स। सो फिर ये किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, एडी का मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स। It refers to demand of or demand for all goods, सभी गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड सर्विसेज
इन द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में जितनी भी चीजें डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल हैं, उन सभी की कितनी डिमांड कंज्यूमर्स कर रहे हैं। सो उन सभी का एडिशन किसके इक्वल होगा? एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा। सो इस केस में हम किसी पर्टिकुलर गुड की बात ना करके सभी गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमी में मार्केट में अवेलेबल हैं परचेज करने के लिए। सेकेंड थिंग, दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है फ्लो कंसेप्ट, एक होता है स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक जैसे आपके माइंड में आता है ना, एक चीज स्ट्राइक करती है, स्टॉक मींस जो चीज रुकी हुई है, प्रेजेंटली जो अवेलेबल है, इट मींस ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम आज ही चेक करते हैं कि हमारे पास गोडाउन्स में 1000 यूनिट्स का स्टॉक है, तो उसे हम स्टॉक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास अवेलेबल है, इसीलिए आप उसे किसका में काउंट करते हो? उसे आप स्टॉक में काउंट करते हो। तो स्टॉक और आपका जो सप्लाई है उसमें क्या डिफरेंस है? सॉरी, फ्लो है, उसमें क्या डिफरेंस है? फ्लो मींस जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजर किया जाए, और स्टॉक मींस जो ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाए। अभी की अभी मैं मेजर कर रही हूँ कि मेरे पास 1000 यूनिट्स है, मैंने काउंट कर ली, उसे हम क्या कह रहे हैं? स्टॉक। फ्लो मींस पूरे टाइम पीरियड में कितने चेंजेस होते रहे चीजों में, कितना प्रोडक्शन कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, कितनी सेल्स हुई, तो ये जो हो रहा है फ्लो, टाइम के साथ जो चलता जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो कंसेप्ट। तो एग्रीगेट डिमांड भी आपका कैसा कंसेप्ट है? ये आपका फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि डिमांड आप ओवरऑल अकाउंटिंग ईयर में चेक करते हो, पूरे अकाउंटिंग ईयर में कितनी डिमांड किसी भी चीज की हुई प्रोडक्ट की मार्केट में। तो पूरा अकाउंटिंग ईयर मींस 12 मंथ्स का जो टाइम पीरियड रहता है। अकाउंटिंग ईयर दो होते हैं, एक जो 1 जनवरी से आपका 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो। जनरली जो हम यूज करते हैं वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में कंप्लीट होता है। तो 12 मंथ्स में कितनी चेंजेस आए डिमांड में, उन सभी को हम काउंट करते हैं, इसीलिए हम एडी को क्या बोलते हैं? ये आपका फ्लो कंसेप्ट का पार्ट है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि एडी आपका फ्लो कंसेप्ट है या आपका स्टॉक कंसेप्ट है। सेकेंड थिंग, एडी को आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो जिन बेसिक चीजों का एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट आता है। फर्स्ट होती है हमारी इनकम, सॉरी प्राइस, पहले सबसे पहला इफेक्ट आता है प्राइस का, सेकंड आती है आपकी इनकम। प्राइस भी चेंज होगा तो डिमांड चेंज हो जाएगी, और इनकम भी चेंज होगी तो डिमांड चेंज हो जाएगी। इट मींस जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में कितना है और लेवल ऑफ इनकम कितना है लोगों का, उन दोनों चीजों से डिमांड आपकी चेंज हो जाती है। बट हमारा जो लेवल है अभी जितना हमें डिस्कस करना है, उसके अकॉर्डिंग मेनली जो हम पढ़ेंगे वो आपका आएगा इनकम के बेसिस पे। तो ये हमारे सिलेबस में है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। बाकी दो कंसेप्ट होते हैं जिनको आप इसमें काउंट कर सकते हो। ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ एडी कि किसी पर्टिकुलर डिमांड की, गुड की डिमांड नहीं करनी है, ओवरऑल की डिमांड करनी है। उसके बाद फ्लो कंसेप्ट जो कॉन्टिन्यूसली चलता है पूरे अकाउंटिंग ईयर में। और थर्ड थिंग, एडी को डिटरमाइन करने के लिए दो फैक्टर्स हैं, प्राइस एंड इनकम। हमारे सिलेबस में इनकम है तो हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है एडी जो है उसे आप फिजिकल क्वांटिटीज में मेजर नहीं करते हो गुड्स की, ये आपका मेजर होता है, पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली कि इस तरीके से इसको मेजर किया जा सके। तो हम एडी को कैसे मेजर करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। इट मींस हम कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज में एग्रीगेट डिमांड को मेजर नहीं करते हैं। हम एडी को कैसे मेजर करते हैं? हम इसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कि सभी गुड्स और सर्विसेज पे मिलाकर इकट्ठा कितना खर्चा किया गया, कितना लोगों ने स्पेंड किया, वो आपका किसके इक्वल होगा? एग्रीगेट डिमांड के। तो हम इसे एक्सपेंडिचर के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। अब एडी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? जो लोग स्पेंड करना चाहते हैं या प्लान करते हैं कि वो स्पेंड करेंगे, इट मींस विश टू स्पेंड और वी कैन से प्लान टू स्पेंड at the different level of income, कि इनकम के अलग अलग लेवल्स पे कितना खर्च करने के लिए, कितना एक्सपेंडिचर करने के लिए जो लोग हैं वो प्लान कर लेते हैं, विश करते हैं कि हम इतना खर्च है, अगर हमारी इनकम इतनी हो जाती है,
यहाँ अगर वो इनकम उतनी हो चुकी है तो कितनी प्लानिंग्स हो गई है कि कितना कितना आप कहाँ स्पेंड करने वाले हो. सो इस वे में विश और प्लान टू स्पेंड एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स. सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया. अब हम इसे समराइज कर देते हैं. तो ये डेफिनेशन बन जाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड की. इन सारे पॉइंट्स को आप अगर कलेक्टिवली शो कर दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. सो वी कैन से दैट एडी इज द सम टोटल ऑफ, AD is the sum total of, अभी मैंने आपको बताया ना एक्सपेंडिचर्स की टर्म में हम इसे देखते हैं. तो हम यहाँ पे किस में काउंट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर में. दैट द पीपल प्लान टू इनकर, दैट द पीपल प्लान टू इनकर. इट मीन्स जितना लोग रेडी हो जाते हैं खर्च करने के लिए या प्लान कर लेते हैं कि हम इतना खर्च कर दें ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स, ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. दोनों चीजें काउंट होंगी. सर्विसेज आपकी इंटेंजिबल हो जाएंगी और गुड्स आपकी टेंजिबल होंगी. तो दोनों ही चीजों पे जो खर्च करने के लिए हम तैयार हैं और वो चीजें जो प्रोड्यूस हुई है हमारी इकोनॉमी में, प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, क्योंकि हम अपने नेशन के बारे में बात कर रहे हैं. सो प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, और कितना आप उस पर खर्च करने के लिए रेडी हो, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, आपकी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स, लेवल्स ऑफ. ये कलेक्टिव डेफिनेशन आ गई आपके पास, जो किसके बेसिस पे आ रही है. इट मींस एडी जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर है जो लोग प्लान करते हैं खर्च करने का डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे जो आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हैं. और कैसे चेंज होती है ये प्लानिंग्स, विद द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. जैसे ही इनकम में कोई चेंज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चेंजेस आ सकते हैं. हो सकता है इनकम कम हो जाए, हो सकता है इनकम ज्यादा हो जाए. तो उसी के बेसिस पे जो भी चेंज आपकी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड में आता है, दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एडी. अब हम इसका बिहेवियर देखते हैं, जिसमें हम दो चीजें देखेंगे, एडी का शेड्यूल कैसे बनता है और इसका कर्व कैसे बनता है. Now next point is behavior of AD. अब behavior of AD में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल, और फिर इसी के बेसिस पे हम इसका एक कर्व प्लॉट करेंगे. सो सबसे पहले ये देखते हैं AD किस तरीके से वर्क करती है. सो एक टेबल बना लेते हैं. इस टेबल में हम दो चीजें शो करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, जिसे हम Y से डिनोट कर रहे हैं. जनरली हम Y ही लेते हैं, फिर भी आपको मेंशन कर देना चाहिए. इन केस अगर आप कोई दूसरा अल्फाबेट यहाँ यूज करते हो तो भी आपको मेंशन कर देना है. ये जनरली यूज किया जाता है, इसलिए ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है. अदरवाइज आप इसे कोई भी अल्फाबेट में कन्वर्ट कर सकते हो. अब इसको इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लेना है, चेंज किस में देखना है, एग्रीगेट डिमांड में. एग्रीगेट डिमांड या हम इसको कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम डिमांड को किस में काउंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर. तो इट मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी आप बोल सकते हो, या फिर हम इसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं. बिकॉज ये अभी हुआ नहीं है, हम प्लान कर रहे हैं कि हम इतना खर्च करने वाले हैं. विदाउट प्लानिंग हम लोग उसे स्टार्ट नहीं करते. तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है. अब इनकम किस लेवल से स्टार्ट होती है, तीन कैटेगरीज में आती है. एक तो आती है जब आपकी इनकम आपकी एक्सपेंडिचर से कम होती है, क्योंकि बेसिक चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए. फॉर एग्जांपल शेल्टर है, फूड है, क्लोथिंग है, इन चीजों में हम कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. सो इट मींस जब इनकम कुछ भी नहीं होगी, जीरो इनकम होगी, तो भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो होगा ही. इट मींस इस केस में एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होंगे. फर्स्ट केस. अब आप कोई जॉब कर रहे हो या कोई भी बिजनेस करते हो, आपकी इनकम इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. तो एक केस आ जाता है इक्वल का, जिस केस में आपकी इनकम
आपके एक्सपेंडिचर्स के एग्जैक्टली इक्वल होती है। जितना आपने खर्च करने का प्लान किया उतना ही आपकी इनकम भी हो गई है। अब इसके बाद एक ऐसा लेवल आता है जब आपकी इनकम कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाती है, तो उस केस में आप सारा खर्च नहीं करते, क्योंकि वहां पे हम आगे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एएस, एग्रीगेट, जो आपकी सेविंग्स होती हैं या सप्लाई, उन पे किस तरीके से इसका इफेक्ट आता है। एक लिमिट के बाद जब इनकम बढ़ जाती है तो हम उसका एक पोर्शन, जैसे यहाँ तो आप सारा खर्च कर रहे हो, इसके बाद इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आ जाती है कंजप्शन, एक आ जाती है सेविंग। अगर एक पर्सन की इनकम 50,000 रुपीज है तो नहीं उसके खर्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब उसकी इनकम 1,50,000 हो जाएगी तो भी उसके खर्चे एग्जैक्टली 1,50,000 ही होंगे। उस केस में वो इनकम का कुछ पार्ट जो खर्च कर रहा है एग्जैक्टली इक्वल, उससे ज्यादा खर्च करेगा, क्योंकि वो अब लग्जरियस चीजों पे आना शुरू हो जाएगा, बट एक मिनिमम पार्ट वो सेविंग में भी डालेगा। इट मींस इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। ये प्रैक्टिकल चीज है, हमारी लाइफ से आप इसे रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर की इनकम बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, तो भी घर की बेसिक चीजें आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे हमारी नीड्स जीरो हो जाती हैं। इट मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो खर्च करोगे ही। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कभी कुछ खर्चा करो ही ना। इनकम जीरो है तो भी खर्चा तो होगा, तो ये वो लेवल है। अब आपके फादर की इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है तो उससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर्स के इक्वल आ जाएगी, कि पहले हम सारी बेसिक चीजें पूरी कर लें तो वो एग्जैक्टली इक्वल हो गए। अब आपके फादर की इनकम और ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, हम सेविंग में डालना शुरू कर देंगे। तो इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इट मींस इनकम आपकी ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर्स आपके कम हो जाएंगे, और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हम सेविंग्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर होगा। हम इसे रिलेट कर सकते हैं अपने घर से, किसी की भी फैमिली में ऐसा ही होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें आप इनकम और एक्सपेंडिचर दो चीजों को देखोगे। ये हमारी टेबल, एक तरफ हम एग्रीगेट डिमांड दिखा रहे हैं, एक तरफ इनकम। अब हम इनकम को स्टार्ट करते हैं, वही तीनों पॉइंट्स हम इसमें लेंगे। पहले आपकी इनकम जीरो है, कुछ भी अर्निंग नहीं है, तो क्या होगा, जब हमारी इनकम जीरो है तो भी कुछ ना कुछ खर्चे तो होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 30 रुपीज उस टाइम पे भी खर्च कर रहे हैं जब आपकी इनकम कुछ भी नहीं है। इट मीन्स आप नेगेटिव में जा रहे हो, चाहे आप किसी से उधार लेते हो, इन फ्यूचर आपको रिटर्न करना होगा। इट मीन्स कैसे भी करके आप उनको मैनेज करते हो, पर इस केस में क्या हो रहा है, इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर्स। ये फर्स्ट केस आ गया। अब धीरे धीरे करके हमारी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी इनकम जब बढ़ जाएगी तो उतने का ही खर्चा होगा, क्योंकि ये तो आपकी मिनिमम चीजें कंप्लीट हो रही है, तो इससे कम आप नहीं कर सकते। हाँ, पर थोड़ी सी इनकम जब बढ़ेगी तो बहुत जो लो क्वालिटी चीजें हम ले रहे थे उसमें से कुछ चेंजेस हम करके शिफ्ट हो जाएंगे अच्छी चीजों पे। तो हो सकता है हम इनकम की थोड़ा बढ़ने से, जिससे हमें सिक्योरिटी आ गई कि हर मंथ इतना तो हमें मिलेगा ही, तो हम कुछ बेटर चीजों पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने कितना खर्च करना स्टार्ट कर दिया, अब भी आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब हमारी इनकम बढ़ के हो जाती है 40 और हम सभी लो क्वालिटी गुड्स को छोड़ के आ जाते हैं नॉर्मल गुड्स पे, एग्जैक्टली इक्वल। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आ गए, पहले इनकम जीरो है, कम है, और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, फिर दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो गए। अब हमारी इनकम हो गई 60। अब इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ने से क्या होगा, सेविंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो 60 इनकम आने पे आपने कितना खर्च करना शुरू कर दिया, 45। कुछ बेटर चीजें हम यूज करनी स्टार्ट कर दे जब आपकी इनकम बढ़ती है। तो इस केस में इनकम इज मोर देन योर डिमांड। सेम इसी वे में आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी और डिमांड का लेवल, या सॉरी एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो कम होता जाएगा, बिकॉज अब हम सेविंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 80 हो गया, फिर 100, सो इसको हम बढ़ा दें 50, और ये हो गया 55, और लास्ट वन आ गया हमारे पास 120 और 60। सो इन सभी केसेस में ये टर्म्स आ गए 2 and 3। तो यही तीनों पॉइंट्स आपके टेबल में होने चाहिए, आपके शेड्यूल में ये आने चाहिए, तभी ये चीज बन सकती है।
ये एक जनरल क्राइटेरिया लेके चलो, इनकम कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, इंक्रीज होगी तो क्या चेंज आ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या डिफरेंसेस आएंगे डिमांड में। अब हम इसके बेसिस पे ये देखते हैं कि क्या टर्म्स शो करते हैं। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इवन व्हेन योर इनकम इज जीरो। मिनिमम एक्सपेंडिचर हमेशा रहेगा, आपकी इनकम चाहे जीरो हो जाए। देन आफ्टर दिस यू मस्ट इनकम सम एक्सपेंडिचर्स on that level because there is some goods which are used for your survival, जो आपके survival के लिए यूज की जा रही है। When AD increases, Y also increase and AD is positively related to Y. Aggregate demand हमेशा इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट करती है। दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं और एक साथ ही कम हो जाती है, क्योंकि इनकम आपकी डिमांड को डायरेक्टली इफेक्ट करती है और पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग इसका कर्व बनाते हैं। इस टेबल को आप लोग मेंशन कर लेना साथ में और ओपन करके रखना ताकि हम इसकी हेल्प से अपना कर्व प्लॉट कर सकें। अब हम बनाते हैं एडी का कर्व। सबसे पहले हम एक्सिस प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारे पास ओ एक्स एक्सिस और ये हो गया ओ वाई एक्सिस। क्या क्या शो करना है, हमें दो चीजें दिखानी है, एग्रीगेट डिमांड और योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इसको हम दिखा देते हैं ओ वाई एक्सिस पे। तो ओ वाई एक्सिस पे दिखाने के लिए आपके पास जो लास्ट इनकम थी, एग्रीगेट डिमांड जो थी दैट इज 60, तो हम 10-10 के डिफरेंस पे इसको शो कर देते हैं 20, 30, 40, 50 एंड 60। यहाँ एग्रीगेट डिमांड शो करें तो इस तरफ हम क्या दिखाएंगे, इनकम। इनका हमने शो किया अप टू 120, तो हम 20-20 का डिफरेंस रख लेते हैं। अब हम अपने पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट का लेवल हम हमेशा रखेंगे यहाँ पे, जिसे हम कांस्टेंट कर देते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये वो लेवल है जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमेशा होती ही है। तो ये तो फिक्स है, इसके ऊपर प्राइस के बढ़ने कम होने का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट का लेवल है जो हो गई। सो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि 10 हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो इनकम है उसको हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है एग्रीगेट डिमांड की। जब आपकी इनकम जीरो है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कितनी है, जीरो इनकम पे आपकी एग्रीगेट डिमांड है 30। सो इसी वे में नेक्स्ट आपकी जो टर्म है दैट इज 20 एंड 35। जब आपकी इनकम 20 है तो आपकी डिमांड है 35। ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है 40 एंड 40, तो ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स में होंगे। नेक्स्ट इज 60 एंड 45, then 80 and 50, then 100 and 55, और लास्ट वन इज 120 and 60। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा हो गया C प्लस आई। इट मीन्स ये हमारा कंजप्शन पॉइंट है। मिनिमम जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होगा, मिनिमम लेवल हमेशा रहेगा, इसीलिए ये एक्सेस को टच करेगा सिर्फ एडी की तरफ। ये कभी भी जीरो पे नहीं आएगा, ओ एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा। सो हम इसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, C प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, एडी और एई। दिस इज इक्वल टू एडी और एई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स। अब आती है आपकी इनकम। अब इनकम को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इनकम एक्चुअली यार 90 डिग्री का एंगल है, आपको 45 डिग्री पे एक एंगल बनाना है। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस केस में इक्विलिब्रियम आना कहां पे चाहिए आपका, 40 एंड 40 जो कि सेम पॉइंट्स हैं। तो जब आप यहां से एंगल बनाओगे
तो ये आपका इस तरीके से निकल जाएगा 45 डिग्रीज पे। ये हमारी हो गई इनकम। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आप एक इक्वल टर्म ले लो कि यहां से आपका 60 और यहां से आपका 120, तो ये वहीं पे टच करते हुए निकलेगा। क्लियर? तो 45 डिग्रीज के एंगल पे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आप इसे थियोरेटिकली समझा सकते हो दैट AD स्टार्ट्स फ्रॉम 30 ऑन द y axis. It suggests that minimum level of expenditure or expenditure which is independent to the level of income. Means कुछ ऐसा भी पॉइंट होता है AD का जो इंडिपेंडेंट होता है इनकम पे। इनकम अगर 0 है तो भी वो होगा ही। आफ्टर दैट E is the point where AD is equal to y. इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये। प्रायर टू इट AD is less than y. इससे पहले क्या था, AD आपकी लेस देन y थी, इसके बाद ये इंक्रीज हो जाएगी। सो इट मींस दिस AD is less than y. This is because at higher levels of income people tends to save a part of their income. ज्यादा इनकम होगी तो क्या होगा, लोग सेव करना स्टार्ट कर देंगे। पहले आपकी इनकम कम है और आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, फिर वो इक्वल हो जाएगी, फिर आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी और आप खर्च करना बंद कर दोगे। आप इसे एग्जैक्टली इस तरीके से लेके देखो पॉइंट्स को। ये ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे टच करेगा। तो ये आपकी इनकम का इंक्रीज शो कर रहा है। क्लियर? एंगल 45 डिग्रीज पे हो, पहले उस एंगल को प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद आप C+I को मेंशन करना, ऑटोमेटिकली सेम पॉइंट पे वो कट करेगा। ग्राफ का यूज कर लेना, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आप लोगों को। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने AD शेड्यूल बनाया और AD कर्व। अब हम इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो। AD शेड्यूल में हमने क्या बनाया था अभी, एक टेबल जो क्या शो कर रही थी, एग्रीगेट डिमांड डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के साथ। तो हम क्या मेंशन करेंगे, AD शेड्यूल इज अ टेबल showing AD is a table showing AD एग्रीगेट डिमांड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग। सो AD corresponding to the different levels of income. Different levels of income in the economy. क्लियर? अब इसके बाद हम AD कर्व को कैसे मेंशन करेंगे। AD कर्व क्या शो कर रहा था, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो AD कर्व is a diagrammatic presentation, of AD शेड्यूल। जो आपने AD शेड्यूल बनाया है उसको जब आप डायग्रामेटिकली शो करोगे तो वो क्या हो जाएगा, AD कर्व हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए अभी AD के। AD का मीनिंग क्या है, क्या शेड्यूल होता है, कैसा बिहेवियर है इसका। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ AD। कंपोनेंट्स ऑफ AD। एग्रीगेट डिमांड जो है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो दो इकोनॉमीज के रेफरेंस में हम पढ़ते हैं। तो ये दो इकोनॉमीज कौन सी होगी, एक होगी आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी, सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या होगा, इसे हम 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं और 3 सेक्टर भी, दो तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आ जाएगी आपकी यहाँ पे 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी
और एक आ जाएगी हमारी 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। तो हम इसको दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। ओपन इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 और 3 सेक्टर्स हैं, वहां पे हम पढ़ेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी। इसमें 4 सेक्टर्स होंगे डिफरेंट। सो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इसको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी, आफ्टर दैट 3 सेक्टर इकोनॉमीज व्हिच बोथ आर द पार्ट ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है? क्लोज्ड इन द सेंस कि जब आप विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर नेशन जब आप वर्क कर रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई कंजप्शन हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो विद इन द नेशन हो रहे हैं, बाउंड्रीज क्रॉस करके कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वो किसका पार्ट होगी? क्लोज्ड इकोनॉमी का। बट जिस केस में आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ऐड हो जाए, इट मींस फॉरेन कंट्रीज ऐड हो जाएं, तो वो उसे हम बोल देते हैं ओपन इकोनॉमी। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। अब इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट है इसका क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या चीजें आती हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपके मेन 2 सेक्टर्स आते हैं जिसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि एक्सचेंजेस हो जाएं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, ये 2 मेन सेक्टर्स हैं। और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इसलिए मेन सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर्स बोल दो या हाउस होल्ड लिख लेते हैं हमसे। एक आ जाएगा आपका इसमें हाउस होल्ड सेक्टर और एक आ जाएगा इसमें हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। और इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी बोल रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, 2 पॉइंट्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो अब हाउस होल्ड सेक्टर का क्या वर्क होता है? हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जो गुड्स को और सर्विसेज को परचेज करता है, इट मींस कंजप्शन करता है या फिर एक्सपेंडिचर्स करता है कंजप्शन के लिए। दूसरी तरफ जो आपने परचेज किया उन चीजों को बनाने में प्रोड्यूसर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। सो इट मींस हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। सी, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, खुद के यूज के लिए जो भी गुड्स या सर्विसेज वो परचेज करेगा वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे बेनिफिट्स के लिए? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, और उसे हम क्या लिखते हैं? आई से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो अब एडी कैसे कैलकुलेट होगी? 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी किसके इक्वल हो जाएगी? आपकी सी प्लस आई के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 2 ही सेक्टर्स हैं। तो एडी क्या हो गया आपके पास? एग्रीगेट डिमांड, सी कौन कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कर रहा है, तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गुड्स या सर्विसेज को परचेज करके कंज्यूम करने के लिए, परचेज करने पे जो खर्चा किया जाए, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या डिफरेंस है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में? इन्वेस्टमेंट किया जाता है रिटर्न्स के लिए। प्रोड्यूसर अगर एक मशीन परचेज कर रहा है तो उसका वो पर्सनल यूज नहीं कर रहा है, डोमेस्टिक यूज को यूज करने के लिए वो नहीं लाया है, वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ह्यूज अमाउंट खर्च करता है ताकि इन फ्यूचर उससे प्रोडक्शन हो और उसको सेल करके उसकी अर्निंग्स हमेशा कंटिन्यूअसली बढ़ती रहे। बट यहाँ हम कंजप्शन वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप उन गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हो जो आपने इसीलिए परचेज किए हैं ताकि आप खुद को सेटिस्फाई कर सको उन चीजों को कंज्यूम करके, चाहे वो गुड्स हो या वो सर्विसेज हो। तो ये है हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। जब हम बात कर रहे हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी की, तो उसमें कौन सा सेक्टर आपका ऐड हो जाएगा? इस केस में आपकी एडी क्या है? सी प्लस आई है। बट जब हम बात करते हैं 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की, 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, तो क्या ऐड हो जाएगा इसमें? एडी इज इक्वल टू, इट मींस एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी
हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड सेक्टर ने किया, इट मीन सी इसका पार्ट होगा, प्लस आई प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये दो चीजें तो हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी का पार्ट है। तो थर्ड यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जी, जिसे हम कैसे मेंशन करेंगे, इट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट सब चीजों पे खर्चा करती है इकट्ठा, तो इसमें हम क्या इंक्लूड कर देंगे, इट इंक्लूड्स बोथ कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट इंक्लूड्स बोथ consumption as well as investment expenditure, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इन्वेस्टमेंट पे भी करती है, जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करवाती है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, और कंजप्शन पे भी करती है, जो कि हमारी मिलिट्री पावर्स हैं, आर्मी मेंबर्स हैं, या जो हमारे जो बीपीएल फैमिलीज हैं, तो इस तरह की चीजों में वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स भी करती है, पहले खुद परचेज करती है फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है पीडीएस की हेल्प से, और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवा रही है। तो गवर्नमेंट के केस में दोनों एक्सपेंडिचर्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। अब आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ओपन इकोनॉमी। अभी तक जो हमने डिमांड पढ़ी उसमें 2 या 3 सेक्टर्स हैं, इस केस में सेक्टर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 4। So in this case AD means aggregate demand is equal to C household consumption expenditures plus investment प्रोड्यूसर या प्राइवेट, दोनों ही आप मेंशन कर सकते हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे इन्वेस्टमेंट वर्ड आता है तो माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स ही करते हैं, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी खुद की कंपनी है तो हम भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं, तो इट मींस इन्वेस्टमेंट रिलेट्स टू प्रोड्यूसर्स, प्लस गवर्नमेंट जो कि दोनों तरह के एक्सपेंडिचर्स करती है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, बोथ गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ सेक्टर हमारे पास क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मींस फॉरेन कंट्रीज ऐड हो जाएंगी। तो फॉरेन कंट्रीज आते ही इट मींस आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट लिख दोगे इट मींस जो इंपोर्ट किया होगा उसकी वैल्यू भी अभी तक आपको नहीं पता है कि लेस करके कितना आपका रिमेनिंग है, क्योंकि इंपोर्ट की तो पेमेंट हमें करनी पड़ती है और एक्सपोर्ट्स में पेमेंट्स आती हैं, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, कैश इनफ्लोज निकालना है। तो कैश इनफ्लोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस एम कर देंगे, x माइनस एम करने से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्सपोर्ट किया 5 करोड़ का और हमने इंपोर्ट किया 2 करोड़ का, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या है, 3 करोड़। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बिकॉज हमारे लिए तो यही यूजफुल होगा ना, बाकी तो हम पे कर चुके हैं, तो इसे हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो इस केस में क्या हो गया हमारा AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्स माइनस एम, ये हो जाएगी हमारी 4 सेक्टर इकोनॉमी। सो ये कंपोनेंट्स हैं AD के, क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी के। क्लोज में 2 पोर्शंस होंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी, और ओपन में आपके पास एक इकोनॉमी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी। सो ये कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ AD, तो तीनों सेक्टर्स को डिटेल में हमें मेंशन करना है।